नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ह्यूमन जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन ह्यूमन। जो इनहेरिटेंस पैटर्न को ह्यूमन में स्पेसिफाई करे उसे हम क्या नाम देंगे? ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स सर आर्कीबाल्ड गैरेड। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगर जॉन मेंडल और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हैं सर आर्कीबाल्ड गैरेड। मेथड्स क्या है कि ह्यूमन के अंदर देखो, नॉर्मली हमने सुना होगा कि इनकी खानदानी बीमारी है कि किसी के सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे खानदानी बीमारी, वो कैसे स्टडी की जा रही है? सबसे बेस्ट मेथड है पेडिग्री रिकॉर्ड, जो हम नेक्स्ट करेंगे अभी। एंड सेकंड इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डे-वेनबर्ग लॉ और हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन। ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आएगा आपके पास। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq, हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन होती है ये। इसमें P रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, Q रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को। ये इवोल्यूशन में आ जाएगा आपके। ह्यूमन सेल कल्चर, द टेक्निक ऑफ कल्टिवेटिंग ह्यूमन सेल्स इन स्पेसिफिक मीडिया। ह्यूमन सेल्स को स्पेसिफिक मीडियम के अंदर ग्रो करवाना। सोमेटिक सेल and the technique of somatic cell genetics unable to understand the biochemical basis of inheritance of many characters, जिनमें भी प्रॉब्लम है। division of the human cell in culture is arrested at metaphase stage। जो भी सेल आपने ली है पर्टिकुलर जहां आपको स्टडी करना था, उसको कोल्चाइसिन की हेल्प से मेटाफेज स्टेज पे रोक दिया जाता है। such cells when fixed and stained shows the number, और क्योंकि मेटाफेज प्लेट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इजीली विजिबल हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे स्टेन करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनकी क्या शेप है, सेंट्रोमियर कहाँ है, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो स्टडी किया जा सकता है। ह्यूमन साइटोलॉजी, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन ह्यूमन जेनेटिक्स। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन सेल, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर क्या है वो उसकी स्टडी। स्टडी ऑफ ट्विंस, ट्विंस का जो कंसेप्ट है कि वो आपके पास आइसोमेरिक है ना आइसोमेरिक है, मतलब एक ही जाइगोट से बने हैं या अलग अलग स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से वो बने थे, उनकी स्टडी के बेसिस पे कई कंसेप्ट का पता चलता है। एक टर्म है आपके पास कैरियोटाइप, इट इज द सिस्टमाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म which shows the characteristics like number, size, type, form and position। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप इसे सिंपली कह सकते हो, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम की एक पिक्चर आपके पास होगी कि उसका इतना साइज है, शेप है, उसके ऊपर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसे नाम दिया जाता है कैरियोटाइप। देखिए पेडिग्री एनालिसिस जो हमारे यहाँ हमने मेथड्स में पढ़ा था, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक एनालिसिस इन विच अ ट्रेट इज ट्रेस्ड। ये एक जेनेटिक एनालिसिस होगी, जेनेटिक मटेरियल की एनालिसिस होगी, जिसमें हम काम करेंगे पर्टिकुलर एक ट्रेट के ऊपर बहुत सारी जनरेशन्स में। ठीक है, बहुत सारी जनरेशन, एक ह्यूमन की बहुत सारी जनरेशन में हम पर्टिकुलर एक ट्रेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं ह्यूमन इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने में? ह्यूमन ट्रेट्स आर ऑफन नॉट कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमन के जो मोस्टली कैरेक्टर हैं वो एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलीजीन कंसेप्ट, ह्यूमन हैव अ मिक्स्ड एंसेस्ट्री, मिक्स्ड एंसेस्ट्री कंसेप्ट उसका चलता रहता है। ईच मैरिज कंबाइंस द एंटायरली डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ टू फैमिलीज। लड़का कहीं से है, लड़की की फैमिली बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग फैमिलीज के कैरेक्टर वहां मिक्स हो गए हैं। अ पर्सन कैन ऑब्जर्व ओनली 3 और 4 जनरेशन। लाइफ स्पान ह्यूमन बींग का कि एक ह्यूमन बींग अपने लाइफ स्पान में 3 से 4 जनरेशन ही स्टडी कर पाता है। द जनरेशन टाइम इज टू लॉन्ग, ऑफन 20 ईयर्स, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में लगभग लंबा टाइम लग जाता है। इंडिविजुअल प्रोजनी आर कंपेरेटिवली स्मॉल, जो इंडिविजुअल्स की प्रोजनी है वो कम है, मतलब एक इंडिविजुअल, एक कपल है, उसके ऑन एन एवरेज एक बच्चा, 2 बच्चा, 3, 4 ऐसे ही हैं। एनवायरनमेंट हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन ट्रेट। अगर जेनेटिक्स को भी समझने की कोशिश करें तो एनवायरमेंटल अफेक्ट भी उनके ऊपर अपना मतलब क्या है, अपना पूरा अफेक्ट छोड़ रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है 46 ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड द कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट सच एज कंट्रोल्ड मेटिंग, स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा। ह्यूमन के साथ हम कंट्रोल्ड मेटिंग करवाने वाले या टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये हम परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, तो वो कुछ कंडीशंस प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के केस में। पेडिग्री एनालिसिस के लिए ये सिंबल्स आपको याद करने हैं बेटा। जैसे स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो तो उसका मतलब है नॉर्मल में,
अगर आपने सर्कल लिखा है तो उसका मतलब है नॉर्मल फीमेल। अगर आपने इस टाइप से वो दिया है साइन तो इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड सेक्स, कि बेबी का सेक्स अभी नहीं पता है। मेल और फीमेल के बीच में अगर हॉरिजेंटल लाइन है दैट मीन्स मेटिंग। इस हॉरिजेंटल लाइन से अगर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ जाती है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे वाले इनके बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स क्या हैं। अगर इसके अंदर 5 लिखा हुआ है या 4 3 2 1 जो भी, तो अनअफेक्टेड, ठीक है इतने। अगर ये हाफ सर्कल है वैसे तो ये आपके आएंगे नहीं 12th लेवल पे, फिर भी समझ लीजिए। अगर ये हाफ सर्कल है, इस टाइप से लाइन है, डॉट है, ठीक है, मेल के केस में भी फीमेल के केस में, तो इसका मतलब होता है कैरियर। पूरे अगर डार्क है ये तो अफेक्टेड मेल और फीमेल, ठीक है। ये सिंबल्स हैं जो एज सच आपको याद करने हैं। यहाँ से देखो बेटा, फादर अफेक्टेड, सन अफेक्टेड, ठीक है, फादर से सन और देन ग्रेड सन। वाई लिंक्ड अगर मेल के थ्रू, ये तो वाई लिंक्ड डिजीज जो कम देखने को मिलेंगी। फादर अफेक्टेड, फिर डॉटर कैरियर आई और फिर ग्रैंड सन में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, फीमेल के थ्रू गई है। फादर अफेक्टेड था, डॉटर के थ्रू गई नेक्स्ट जनरेशन में, तो क्या है आपके पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डॉटर अगर अफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट, डॉटर अगर सिर्फ कैरियर रहेगी तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फादर अफेक्टेड है, डॉटर सन दोनों अफेक्ट होंगे। फादर अगर अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली एक्स वाई वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, इट सेल्डम स्किप्स जनरेशन। अगर डोमिनेंट है तो वो रेयरली कभी जनरेशन को स्किप करेगा। अगर रिसेसिव है तो वो जनरेशन को स्किप कर सकता है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट मोर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ये मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है। वाई लिंक डायरेक्टली पासिस फ्रॉम फादर टू सन, इसमें फीमेल का बीच में रोल नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो, अफेक्टेड मेल है, फीमेल है, सेकेंड जनरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसके ऑफस्प्रिंग्स में ये मेल में आया है, फीमेल अनअफेक्टेड है, फिर मेल में आया, फीमेल अनअफेक्टेड है, वाई लिंक्ड डिजीज। यहाँ देखो मेल में भी है, फीमेल में भी है, दोनों में है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। मेल फीमेल ये सिर्फ कैरियर की फॉर्म में शो किए हैं, नहीं है डिजीज इनमें, अफेक्टेड नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर इनमें भी अपीयर हो रही है तो, फीमेल में स्पेशली अगर अपीयर हो गई है। जैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, गिवन पेडिग्री चार्ट शो इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मैरिज बिटवीन एम एंड इंडिविजुअल। ये है आपको इनका बताना है। ये तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा आपको। ये मैं आपको असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस कर दूंगी। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, देखो इसका एक इजी वे बताती हूँ आप इसका ध्यान रखो। ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव, जो भी आपके पास चार्ट आए इससे मैच करके देखो कि जितने भी अफेक्टेड और ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अफेक्टेड पेरेंट्स हैं। येस है तो आपको ये फॉलो करना है, नो है तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। अगर येस है तो डोमिनेंट डिजीज है, नो है तो वो रिसेसिव डिजीज है। ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर, येस है तो वो एक्स लिंक्ड है, नो है तो वो ऑटोसोमल है। ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड सन, येस है तो एक्स लिंक्ड है, नो है तो वो ऑटोसोमल है। सिर्फ आप ये पैटर्न फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और ऐड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। फर्स्ट जेनेटिक मैप वॉज प्रपोज्ड बाय स्टूडेंट। द जेनेटिक मैप डिफरेंट जीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ ए लीनियर डायग्राम। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ कौन सा जीन प्रेजेंट है वो शो किया जाता है। जैसे ए बी सी डी 4 जीन है, ए डी के बीच में इतना, सी डी के बीच में इतना, ए सी के बीच में इतना, और ये गैप दे रखा है इतने इतने सेंटीमीटर का। आपको ए बी सी डी नहीं देखने हैं इसको करते हुए। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा गैप जिसके अंदर है उसे सबसे पहले लिखो। जैसे ए और डी 10 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा, ठीक है। सी और डी 7, उसके बेसिस पे आप इन्हें कर पाओगे। जैसे ये देखो ए बी सी डी, हम सीक्वेंस बनाने की नहीं सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा गैप किसके बीच में था, वो फिर उससे कम उससे कम, तो सीक्वेंस हमारे पास ये निकल के आएगी इससे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट से कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर। अब थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो हमारा बहुत लेंदी है सिलेबस, ठीक है बेटा।